मैं दीक्षा शर्मा दूरदर्शन केंद्र से आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर A.K. द्विवेदी जी। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आप इंदौर मध्य प्रदेश के एकमात्र केवल ही केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य हैं। इस कोरोना काल में आपने बहुत ही सराहनीय काम किया है सर। आपको डर नहीं लगा कि आप होम्योपैथी की इन छोटी छोटी गोलियों द्वारा लोगों को कैसे ट्रीटमेंट कर पाएंगे? दीक्षा जी, ऐसा है कि कोई भी चिकित्सक या किसी भी चिकित्सा प्रणाली का हो, यदि चिकित्सक बीमारी से डर जाएगा तो वो लोगों का इलाज कैसे करेगा? तो डरना चिकित्सक का काम नहीं है, डरना मरीजों का काम है। मरीज डरते हैं और चिकित्सक से तो बीमारियां डरती हैं। वो जो दवाई देते हैं उससे बीमारी डर करके मरीज का साथ छोड़ करके भाग जाती है, तभी तो मरीज ठीक होता है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी चिकित्सक को बीमारी के नाम से या बीमारी से डर लगता होगा। आपने देखा होगा कि कोरोना के इतने सारे मरीज कितने सारे वार्ड्स में, कितने सारे अस्पतालों में एडमिट हुए। न केवल हमारे चिकित्सक ने वहां जाकर के ड्यूटी दिया, बल्कि वहां का नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, अस्पताल के सभी कर्मचारियों ने अपने जो भी योगदान थे वो दिए। मतलब बीमारी से डरना चिकित्सक या चिकित्सा कर्मियों का काम नहीं है, हमें डर नहीं लगता है। और जैसा आपने बोला कि छोटी छोटी गोलियां, तो छोटी गोली हो या बड़ी गोली हो, उसका असर कितना प्रभावी है वो बहुत मायने रखता है। कहावत कही गई है कि जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवार। तो हमारी जो छोटी गोली बड़ी गोली से मतलब नहीं है, उसका प्रभाव कितना असर है उस बीमारी पर, उसका महत्व होता है। होम्योपैथिक दवाइयों ने बहुत ही प्रभावी तरीके से कोरोना का कंट्रोल किया, कोरोना के लिए मरीजों में इम्यूनिटी बूस्ट किया। ऐसे लोग जो बीमार नहीं हुए थे, जब उन्होंने होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन किया तो उनकी इम्यूनिटी बेहतर हुई और लोग बीमार ही नहीं हुए। ऐसे लोग जो बीमार पड़ गए थे, उन्होंने अस्पताल में रहते हुए या घर पर रहते हुए जब होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन किया तो बहुत जल्दी उनकी परेशानी कम हुई और वो डिस्चार्ज होकर के घर आ गए। मैंने तो कई सारे मरीजों पे होम्योपैथिक दवाइयों को दिया जो भोपाल में घर पर थी 80 साल की बुजुर्ग महिला, इंदौर में घर पर थी 70-72 साल की बुजुर्ग महिला, उनके साथ कोमॉर्बिडिटी भी थी, उनको शुगर था, बीपी था, स्पॉन्डिलाइटिस था। और कई सारे मरीज जो अस्पतालों में एडमिट थे, जो 25 दिन तक, 28 दिन तक, 1 महीने तक अस्पताल में एडमिट थे, एडमिट होने के बाद जब वो डिस्चार्ज होकर के आए और उनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम बनी रही या श्वास की परेशानी बनी रही, तब वो हमसे होम्योपैथिक दवाई लिए और लगभग 20-25 दिन, 1 महीने में पूरी तरह से नॉर्मल हो गए। मैं आपको एक केस बताना चाहता हूँ। एक उज्जैन के टीआई है जिन्होंने 1 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद जब हमारे पास आए तो उनका लंग्स में 70 to 75% चेंजेस थे और उस चेंजेस पे उनको चलने में कमजोरी आती थी, ब्रीथलेसनेस आती थी। जब हमने होम्योपैथिक दवाई दिया और 1 महीने बाद वो बिल्कुल स्वस्थ महसूस करने लगे, तो हम वापस सिटी स्कैन करा करके देखे और सिटी स्कैन भी नॉर्मल हो गया। कहने का मतलब मरीज भी पूरी तरह से नॉर्मल हो गया और उसका रिपोर्ट भी पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। तो ऐसे हमारी होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली है। जब किसी भी चिकित्सा प्रणाली से लोग ठीक नहीं होते हैं तब हमारे पास होम्योपैथ डॉक्टर के पास आते हैं। कई बीमारियों में तो लोग कई बार ऑपरेशन करा लेते हैं और ठीक नहीं होती है, वो बीमारी बार बार हो जाती है, तब हमारे पास आते हैं और हम होम्योपैथिक दवाई देते हैं और वो लोग ठीक हो जाते हैं। तो ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि होम्योपैथी ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसमें छोटी गोलियां और उसका बड़ा असर हमको मरीजों पर देखने के लिए मिलता है। जी सर, आपने बताया कि आप ये होम्योपैथिक चिकित्सा से आपने कोरोना काल में मरीजों का इलाज किया है। बहुत सारे मरीजों का किया। तो आपने कई लोग ऐसे भी हैं जिनका घर पर ही इलाज किया है, आप उसके बारे में अपने कुछ अनुभव साझा करें। घर पर जो मरीज थे उनके परिजनों से बात हुई। उस समय सीएमएचओ ने ऐसा गाइडलाइन जारी कर रखा था कि मरीजों को अस्पताल में एडमिट ही होना पड़ेगा, खास करके जिनकी उम्र 65-70 साल से ऊपर है, जिनको कोमॉर्बिडिटी है, मतलब ब्लड शुगर है या ब्लड प्रेशर है या अन्य बीमारियां हैं। लेकिन ये जो मरीज के परिजन लोग थे, ये लोग अस्पताल में ले जाने के लिए तैयार नहीं थे उनके मरीजों को। इनको लगता था कि अस्पताल में जाएंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा डेथ हो रही थी मरीजों कि जो लोग अस्पताल में जाते थे वो मर जाते थे, तो घर वालों को बॉडी नहीं मिलती थी। तो ये
लोग बोले कि कुछ भी हो हम घर पे ही रखेंगे, अगर मर भी गई तो कम से कम हमारे आंख के सामने मरेगी। तो मरीजों के परिजनों का जो आत्मबल था वो भी बहुत बड़ा हुआ था। उन्होंने बोला हम होम्योपैथिक दवाई देंगे। साथ में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोटोकॉल था हमने उसका भी पालन कराया उन मरीजों पर, और पूरी तरह से वो लोग स्वस्थ हो गए, किसी भी प्रकार की कोई मॉर्बिडिटी नहीं हुई। तो मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि जब हमको कोई एक चिकित्सा प्रणाली में प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो सभी चिकित्सा प्रणालियों में संयुक्त रूप से उस बीमारी को ठीक करने के लिए, उस बीमारी को हटाने के लिए, उस बीमारी से लोगों को बचाने के लिए कार्य करना चाहिए, और मैंने इसी तरीके का कार्य किया भी। कोरोना और लॉकडाउन का आपका क्या अनुभव रहा, आप वो हमारे साथ साझा करें। कोरोना और लॉकडाउन का अनुभव ऐसा है कि कोरोना काल में जब लॉकडाउन था तब हमारे पास बहुत सारे फोन आते थे। अगर मैं बात करूं तो दोनों में ही डर बहुत प्रभावी रहा, मतलब कोरोना का डर और लॉकडाउन का डर दोनों ही बहुत ज्यादा प्रभावी रहा। लोगों में बहुत एंग्जाइटी देखने को मिला, स्ट्रेस देखने को मिला। जो बिजनेसमैन है वो लोग ये बात करते थे कि ये लॉकडाउन कब खत्म होगा, हमारा तो पूरा बिजनेस ही खत्म हो जाएगा, बिजनेस वापस सेटल होगा कि नहीं होगा। हमें बंद के दौरान, लॉकडाउन के दौरान भी हमको कर्मचारियों का पगार देना पड़ रहा है। और सिर्फ डर कोरोना को लेकर के भी था कि हम बाहर निकलेंगे तो हमको कोरोना तो नहीं हो जाएगा। लॉकडाउन खुलने के बाद भी ऐसे कई लोग हमारे पास आए। युवा वर्ग बहुत डरा हुआ था, उनमें GERD की शिकायत हो गई, स्ट्रेस की शिकायत हो गई। कई मरीज ऐसे आए जिनको नींद आना बंद हो गया, तो हमने उनको स्ट्रेस रिलीविंग के लिए बहुत अच्छा काम किया। होम्योपैथी ट्रीटमेंट के साथ साथ और दूसरे अल्टरनेटिव मेजर्स यूज किए। हमने शिरोधारा कराया, पंचकर्म कराया, योगा कराया। हमारे पास साइकेट्रिस्ट डॉक्टर थे जो MD साइकेट्री है, उनका भी सहयोग लिया। तो हम लोगों ने लॉकडाउन और कोरोना दोनों के डर और एंग्जाइटी से लोगों को बचाने के लिए बहुत काम किया। खास करके अगर मैं युवाओं की बात करूं तो युवा वर्ग बहुत परेशान था। तो उनका अनियमित दिनचर्या हो गई थी, उसके कारण मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स देखने को मिले। तो उसके लिए हमने होम्योपैथी और साइकेट्री और योग नेचुरोपैथी का सहारा लेकर के काफी सारे मरीजों को ठीक किया। हमें कोरोना के मरीज देखने को मिले। अब हमें सुनने में आ रहा है ब्लैक फंगस, ग्रीन फंगस। तो आपने ब्लैक फंगस के मरीजों को किस तरीके से ठीक किया होम्योपैथी द्वारा? ब्लैक फंगस का एक पेशेंट हमारा भोपाल में जो एडमिट था और उसका ऑपरेशन हो गया था। ऑपरेशन होने के बाद भी उसको आंख से दिखाई नहीं आ रहा था। तब उन लोगों ने हमसे संपर्क किया और हमने भोपाल दवाई भेजी उनको, और बीच में ऐसा उन्होंने बताया कि अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए और घर पे आ गए। तो ये अच्छा साइन हमको देखने को मिला। यहाँ सरकारी अस्पताल में इंदौर में भी कई सारे मरीज एडमिट थे जो लगभग 25 दिन से 30 दिन से एडमिट थे, जिनको इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे थे। उनपे भी हमने होम्योपैथिक दवाइयाँ दिया। तो ब्लैक फंगस पे भी होम्योपैथिक दवाइयाँ प्रभावी रही। खास करके उनका दर्द इतना ज्यादा होता था, जो साइनसेस में स्वेलिंग आ जाती थी और उससे स्वेलिंग से उनको आंख में और सिर में दर्द होता था। उसके लिए जब हमने होम्योपैथिक दवाई दी तो उस पर काफी अच्छा रिजल्ट हमको देखने को मिला। आयुष मंत्रालय ने प्रॉपर गाइडलाइन जारी किया ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट के लिए, तो उस गाइडलाइन का हम लोगों को काफी लाभ मिला। आपने पूरे देश में बोन मैरो की बीमारी तथा ITP और प्लास्टिक अनीमिया जैसी कई असाध्य बीमारी के होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में जाने जाते हैं। इतनी असाध्य बीमारी पर होम्योपैथी की दवा कैसे कारगर है? अच्छा जी, आप तो प्रश्न बड़े कठिन कठिन पूछती हैं भाई। डॉक्टर डर गया और इतनी असाध्य बीमारी पर होम्योपैथी कैसे कारगर होगी। एक्चुअली मैं बात करूं होम्योपैथी की तो हमारे पास मरीज ही सब असाध्य आते हैं, या उनको जब दूसरी बड़ी चिकित्सा प्रणाली वाले जिनके बड़े बड़े अस्पताल होते हैं जब वो मना कर देते हैं कि अब आपका इलाज हमारे पास नहीं है, आप इनको घर ले जाइए या इनकी सेवा करिए या इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा दीजिए, तब मरीज कुछ अल्टरनेटिव थेरापी ढूंढता है। और आपने जिस बोन मैरो डिसऑर्डर्स की बात किया जिसमें प्रमुखता से ITP, MDS या प्लास्टिक एनीमिया या पैनसाइटोपेनिया की बात किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पैनसाइटोपेनिया, प्लास्टिक एनीमिया और MDS ITP के न केवल पूरे देश से हमारे पास पेशेंट आते हैं बल्कि देश के बाहर से भी पेशेंट आते हैं, सऊदी से, दुबई से, कनाडा से, US से। तो
ये बहुत ही गंभीर समस्या है जब कोई भी मरीज खुद से कोई दवाई खाने लगता है। पेन किलर एक बार कोई डॉक्टर ने उसको लिखा और वो लगातार खाते रहता है, या स्किन का कोई ट्रीटमेंट एक बार डॉक्टर ने लिखा और वो मरीज लगातार खाने लग गया। या फिर फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो उनको जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, तो जब बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तो वो लंबे समय तक ब्लीडिंग होने के कारण बोन मैरो डिसऑर्डर्स हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं ओल्ड एज के लोगों की बात करूं तो ओल्ड एज में पाइल्स की परेशानी हो जाती है। जब ब्लीडिंग पाइल्स हो जाती है तो उसके कारण भी लंबे समय तक 6 महीने साल भर तक ब्लीडिंग पाइल्स रहने के कारण भी हमको आईटीपी या प्लास्टिक एनीमिया देखने के लिए मिला लोगों में। और अन्य जो कारण है उसमें अगर मैं बात करूं तो केमिकल हो सकता है, ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है। ऐसे मरीज जिनको कैंसर का ट्रीटमेंट चला हो, कैंसर के लिए रेडियोथेरेपी लिया हो, कीमोथेरेपी लिया हो, उसके बाद लोगों में प्लेटलेट कम हो जाता है और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तब हमारे पास आते हैं। मतलब आप देखिए, एक तरफ तो कैंसर की बीमारी, फिर उसकी दवाई, फिर उसका साइड इफेक्ट, फिर बोन मैरो डिसऑर्डर्स, और उसके कारण उनके शरीर में ब्लड मतलब हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट बनना कम हो जाता है। जब हमारे पास आते हैं, कई बार तो मरीज ऐसे आते हैं जिनका प्लेटलेट काउंट 2000, 4000 या 10,000 रहता है, जो कि नॉर्मल 1.5 लाख से 4 लाख होना चाहिए, और हीमोग्लोबिन 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम लेकर के आते हैं, जबकि हीमोग्लोबिन उनका 12 से 15 ग्राम % होना चाहिए। नॉर्मल व्यक्ति का 15-16 ग्राम % होना चाहिए, और फीमेल्स में 12 से 14.5 ग्राम % होना चाहिए। तो इतनी जटिल परेशानी लेकर के आते हैं हमारे पास। हम घबराते नहीं है बिल्कुल, हम मरीज को बहुत अच्छे से समझाते हैं कि जब गंभीर परेशानी है तो हमको अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा, साथ में ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, जरूरत होगा तो पीआरपी या एसडीपी चढ़ाना पड़ेगा। कहने का मतलब हम उसको बीमारी के बारे में अच्छे से समझाते हैं, साथ ही हम खान पान का बहुत बेहतर तरीके से उनको बताते हैं। मैं चूंकि फिजियोलॉजी का प्रोफेसर हूँ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में, तो फिजियोलॉजी में बहुत सारा हमको बताया जाता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा नॉर्मल कैसा होता है और उसका कम हो जाने से कैसे होता है, और साथ ही आरबीसी का डेवलपमेंट कैसा होगा या हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ेगा, उसके लिए कितना आयरन दिया जाना चाहिए, कितना प्रोटीन दिया जाना चाहिए। बैलेंस डाइट बताते हैं हम मरीजों को। तो एजुकेशन में रहने के कारण हमको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। कुछ ऐसे चिकित्सक होते हैं जो केवल अपनी चिकित्सा करते हैं, डॉक्टरी करते हैं क्लिनिक में बैठ करके। कुछ ऐसे चिकित्सक होते हैं जो डॉक्टरी भी करते हैं और कॉलेज में पढ़ाते भी हैं, तो पढ़ाने का भी बेनिफिट मिलता है। और कुछ ऐसे चिकित्सक होते हैं जो बहुत कम ही होते हैं, क्लिनिक में डॉक्टरी करते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, और रिसर्च जो है अनुसंधान केंद्र, उसमें रिसर्च का भी काम करते हैं। तो लकीली, जैसा कि आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था कि मुझे ये तीनों ही मौका मिला है। मैं केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद का साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर हूं, जो सबसे बड़ी कमेटी होती है। तो हमें रिसर्च देश में क्या चल रहा है, क्या एडवांसमेंट करना चाहिए, उसका भी बेनिफिट मिल जाता है। होम्योपैथिक कॉलेज में पढ़ाते हैं तो उसका बेनिफिट मिल जाता है। और जब मरीज अपनी जटिलताएं लेकर के आते हैं, उनकी फाइल लेकर के आते हैं, तो उस फाइल को देखने से उनकी अवस्था का भी पता चलता है। तो जब हम डिसीज के कंडीशन को देखते हैं, मरीज के कंडीशन को देखते हैं, उसके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को देखते हैं, उस आधार पर जब हम होम्योपैथिक दवाइयों का चयन करते हैं, तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे 2, 4, 6 महीने में उनको जो ब्लड की डिमांड होती थी या प्लेटलेट की डिमांड होती थी, वो कम होती चली जाती है। जैसा प्लास्टिक एनीमिया का मरीज बहुत कमजोर रहता है, उसको बुखार बार बार हो जाता है या खांसी हो जाती है, तो उनमें जब होम्योपैथिक दवाई देते हैं तो उसका इम्यूनिटी पावर बेहतर हो जाता है और धीरे धीरे वो बीमार होना बंद हो जाता है। जैसे मैंने फीमेल्स की बात किया कि उनको मेंसेस बहुत प्रोलॉन्ग चलता है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, तो जब हम होम्योपैथिक दवाई देते हैं तो उसको ब्लीडिंग होना धीरे धीरे कम हो जाता है। और जब ब्लीडिंग होना कम हो जाएगा तो शरीर में अपने आप ब्लड बढ़ना चालू हो जाएगा। ऐसे ही जैसे मैंने ब्लीडिंग पाइल्स की बात किया, तो जब हम होम्योपैथिक दवाई देते हैं तो उसका ब्लीडिंग पाइल्स सबसे पहले ठीक हो जाता है। तो जब ब्लीडिंग पाइल्स ठीक हो जाएगा तो उसका ब्लड जो बह रहा था वो रुक जाएगा शरीर में, तो इस तरीके से शरीर में ब्लड बढ़ने लगता है और इस तरीके से हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी नॉर्मल की ओर आ जाती है और प्लेटलेट्स भी बढ़ जाते हैं और मरीज अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगता है। और जब शरीर में सारे सेल्स नॉर्मल हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो जाएगा, तो कहने का मतलब है कि हमारा बोन मैरो भी अपने नॉर्मल अवस्था में काम करने लग जाता है। तो ये बड़ा कठिन बीमारी है और इस
जटिलता को धीरे धीरे हम ठीक कर पाते हैं। कई बार मरीज हमारे पास आते हैं जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया रहता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद भी नहीं ठीक होते हैं। एक इसमें कुछ एटीजी ट्रीटमेंट होता है जो थोड़ा महंगा होता है, एटीजी ट्रीटमेंट करा के भी आते हैं। वैसे तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी बहुत महंगा होता है, सरकारी अस्पताल में भी 15-20 लाख रुपए लगते हैं। तो मरीज आकर के बताते हैं तो उससे हमको और नॉलेज मिलता है, और जिस तरीके से मरीज ठीक होते रहते हैं उससे न केवल मरीजों का मनोबल बढ़ता है, हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि ऐसी बीमारी जिसके लिए पूरे देश में कोई कार्य नहीं कर रहा है उसमें हम होम्योपैथी से लोगों की मदद कर पा रहे हैं, लोगों का सहयोग कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऊपर वाले की कोई कृपा होगी, उसने हमारे हाथ में ऐसा दिया होगा कुछ कि जो मरीजों को दवाई दे देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें ऊपर वाले का भी बहुत बड़ा रोल है। सर, अभी आपने महिलाओं में महागरी की बात कही, तो इस बारे में हमारी महिला दर्शक आपसे कुछ डिटेल में जानना चाहेंगी कि जो महिलाएं ऐसी परेशानी से गुजर रही हैं जिन्हें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की समस्या है, वो इससे किन चीजों का ध्यान रखें जिससे इस चीज से बच सके वो? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दीक्षा जी। अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल्स में जो मिनाच रहता है, मतलब माहवारी का शुरुआत होता है और वहां से लेकर के मेनोपॉज की जो एज होती है उस दौरान बहुत सारी परेशानियां से गुजरती हैं हमारी बहनें, माताएं। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ, पूरे घर वालों को भी मैं समझाना चाहता हूँ कि जो मिनाच होता है, मतलब जब पीरियड स्टार्ट होता है उस समय भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं फीमेल्स में, और जब मेनोपॉज होता है उस समय भी मेनोपॉजिकल सिंड्रोम होता है, उस समय भी हार्मोनल बदलाव होता है। तो उस समय पूरे परिवार को हमारे मिनाज के समय बच्चियों का सपोर्ट करना चाहिए और मेनोपॉज के समय हमारी बड़ी बहनों का सपोर्ट करना चाहिए, माताओं का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा मानसिक परेशानी होती है, शारीरिक परेशानी के साथ साथ मानसिक परेशानी होती है। जैसे सडन उसका मिनाच आ जाता है, मेंसेस स्टार्ट होता है तो उस समय लड़की तैयार नहीं रहती, उसको पता नहीं रहता, अचानक से ब्लीडिंग होता है तो वो घबरा जाती है, उसको ये नहीं पता रहता है कि कितने पैड रोज के यूज करना चाहिए, कितना ब्लीडिंग होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा तो ये एजुकेशन दिया जाना चाहिए कि एक फीमेल्स में कितना ब्लीडिंग नॉर्मल होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी फीमेल को 3 से 5 दिन तक अगर रोज 2 या 3 पैड तक यूज करना पड़ रहा है तो वो नॉर्मल होता है। हालांकि पहले, दूसरे, तीसरे दिन ब्लीडिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है और चौथे, 5वें दिन धीरे धीरे कम होकर के पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो जो फेज है वो 3 से 5 दिन का होना चाहिए, दैट इज द नॉर्मल फेज। लेकिन अगर 3 से 5 दिन में ही आपको इतना ब्लीडिंग हो रही है कि आपको एक दिन में 8-10 पैड यूज करना पड़ रहा है तो वो बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो गई। और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग की अगर मैं बात करूं तो कई सारी फीमेल्स हमारे पास आती हैं, वो ये बताती हैं कि उनकी जो ब्लीडिंग है माहवारी की वो 15 दिन, महीने भर से लेकर के लगातार 4-6 महीने तक चलती रही। तो अगर 4-6 महीने तक ब्लीडिंग हो रही तो बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग हो गया। अगर इतना ब्लीडिंग है और दवाई लेने के बाद भी वो ब्लीडिंग कम नहीं हो रही है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हमारे भारत में क्या है कि फीमेल्स थोड़ा सा संकोच करती हैं, वो परिवार को बहुत लेट बताती हैं, डॉक्टर्स को बहुत लेट बताती हैं, उससे बीमारी बढ़ जाती है। तो मैं हमारी सभी महिलाओं को निवेदन करूंगा कि आप बिल्कुल संकोच नहीं करिए। पीरियड में, माहवारी में अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो तुरंत अपने घर में बताइए, डॉक्टर को बताइए और प्रॉपर तरीके से इलाज करिए। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आप डाइट का विशेष ध्यान रखिए। आयरन और प्रोटीन की मात्रा आप लीजिए, खाने में सलाद लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, मिल्क लीजिए। कई सारी फीमेल्स बोलती हैं कि हमें दूध अच्छा नहीं लगता, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा दूध लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, बादाम खाइए, चना खाइए, गुड़ खाइए, सोयाबीन लीजिए, पालक खाइए, पनीर खाइए। जो लोग नॉनवेज लेते हैं वो एग या फिश भी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि हम डाइट का ध्यान रखेंगे और हमारी ब्लीडिंग को प्रोलॉन्ग होने से बचाएंगे तो हम महिलाओं को बहुत ज्यादा सहयोग कर सकेंगे। हमारे प्रदेश के राज्यपाल मैडम है आनंदीबेन पटेल, वो महिलाओं में एनीमिया को लेकर के काफी चिंतित रहती हैं। मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, हमारी काफी अच्छी डिस्कशन हुई थी 20-25 मिनट।
तो उनका यही था कि डॉक्टर द्विवेदी आप महिलाओं में होने वाली एनीमिया के लिए महिलाओं को एजुकेट करिए और उनको इससे बचने की सलाह दीजिए। और आपने भी वही प्रश्न पूछा, तो मुझे लगता है कि ये चैनल के थ्रू, हमारे दूरदर्शन के थ्रू काफी सारी महिलाओं को इससे बेनिफिट मिलेगा। आप बिल्कुल डरिए नहीं, घबराइए नहीं। होम्योपैथिक में भी दवाइयां हैं, अन्य चिकित्सा पद्धतियों में भी दवाइयां हैं। आप प्रॉपर तरीके से डाइट का अगर ध्यान रखती हैं, कैल्शियम की मात्रा बराबर लेती हैं, विटामिन सी की मात्रा बराबर लेती हैं, तो आपको परेशानी नहीं होगी। और जो मेनोपॉजल सिंड्रोम होता है, जिस समय मेनोपॉज जब बंद होने का समय आता है महामारी का, उस समय उनको बहुत गर्मी लगती है या बहुत ठंडी लगने लगती है या ब्रेस्ट में हैवीनेस आ जाता है या ब्रेस्ट में पेन हो जाता है, उसके लिए भी होम्योपैथिक में बहुत दवाइयां हैं। तो हम लोग होम्योपैथी में काफी अच्छा इसके लिए कार्य कर रहे हैं। होम्योपैथिक में दवाइयां अच्छी हैं, तो मुझे लगता है कि हम महिलाओं को और बेहतर तरीके से सहयोग कर सकते हैं होम्योपैथी से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ए.के. द्विवेदी जी। इन्होंने महिलाओं के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। इन जानकारियों के साथ हम कुछ जो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम संकोच करते हैं अपने घर वालों से कहने में, हम निसंकोच डॉक्टर से कहें तो वो हमारी निसंदेह मदद करेंगे। इसी बारे में हम आगे डॉक्टर साहब से चर्चा करते हैं। सर, कोविड के जाने के बाद कई मरीजों में कमजोरी, निद्रा, डर, ये सब चीजें देखने को मिली, तो इन सब से कैसे बचा जाए, क्या ध्यान रखना चाहिए? दीक्षा जी, कोविड के जाने के बाद लोगों में पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। कई बार तो हमने देखा या न्यूज़पेपर में पढ़ा कि वो कोविड से ठीक होकर के आ गए, उसके बाद सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ और एक्सपायर हो गए। कई मरीजों में हमने देखा कि वो कोविड से रिकवर होकर के आ गए, उसके बाद फिर परेशानी हुई, फिर अस्पताल उनको लेकर के गए और 1-2 दिन अस्पताल में भर्ती रहे, वापस एक्सपायर हो गए। तो ऐसा पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन जो है उसका बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए। कुछ दवाइयां ऐसी जो यूज किए हैं, जिससे शुगर काफी बढ़ गया है, उससे भी कमजोरी लोगों को आ रही है। जिनमें पहले से ही शुगर थी और कोविड हो गया, उनमें भी ज्यादा परेशानी आ रही है। तो कोविड के कॉम्प्लिकेशंस जो भी आ रहे हैं, उसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयां हैं। हम लोग कमजोरी के लिए काफी अच्छी दवाइयां दे रहे हैं होम्योपैथी से, उससे काफी लाभ हो रहा है। साथ ही अगर बहुत ज्यादा कमजोरी है तो आपको डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि बैलेंस डाइट लीजिए, न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन की मात्रा प्रॉपर लीजिए। इसी तरीके से जिनको खांसी लगातार चल रही है, उनको मैं सलाह देना चाहूंगा कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, योग, प्राणायाम, ध्यान से हमारा मानसिक पावर बढ़ता है। तो ध्यान, प्राणायाम, योग करने से भी हमको लाभ मिलता है। अभी हाल ही में योग दिवस मनाया गया, तो योग का भी काफी प्रचलन हमारे देश में बढ़ गया है। मोदी जी ने इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया हुआ है। तो योग भी लोगों को अपनाना चाहिए। और हमने देखा कि कोरोना में जो अस्पताल में मरीज एडमिट थे, उनको भी योग कराया गया। तो योग के बारे में अगर मैं बोलूं तो योग स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकता है और मरीज भी कर सकता है। मरीज अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए योग कर सकता है और स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ बने रहने के लिए योग कर सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में योग बहुत लाभकारी है। मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि आप समय निकालें और 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट का योग अवश्य करेंगे। तो योग, प्राणायाम, ध्यान और होम्योपैथी का अगर सहयोग लेंगे तो ये सारा ही हानि रहित चिकित्सा प्रणाली है। जिस तरीके से योग हानि रहित है, वैसे ही होम्योपैथी भी हानि रहित है। तो हम कोविड के कॉम्प्लिकेशन से भी इससे छुटकारा पा सकेंगे। सर, अगर हम बच्चों की बात करें, अगर बच्चों को कोरोना होता है तो हम उनसे किस तरीके से बचाव किया जा सकता है? जी, लोगों में कोरोना का डर तीसरी लहर को लेकर के आ रहा है कि बच्चों में कोरोना हो सकता है। तो मैं उनको सलाह देना चाहूंगा कि कोरोना से आप खुद भी मत डरिए और बच्चों को भी मत डराइए। होम्योपैथिक दवाइयां अभी 18 साल से नीचे जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लग रही है, 18 साल से ऊपर वालों से तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वैक्सीनेशन कराइए, खूब वैक्सीन लगाइए। हमने देखा है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी थी उनमें कोरोना का प्रभाव उतना नहीं रहा जिनमें वैक्सीन नहीं लगी थी। तो छोटे बच्चे जो 18 साल से कम के हैं, उनके लिए हमारे पास होम्योपैथिक दवाइयां अभी ऑप्शन के तौर पर है। होम्योपैथिक दवाइयां उनकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगी और हम बच्चों को इस इन्फेक्शन से, इस बीमारी से बचा सकेंगे। आप हमारे दर्शकों को उनकी हेल्थ और वेल्थ बनाए रखने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं दर्शकों को यही संदेश देना चाहूंगा कि आपके ऊपर डर को हावी मत होने दीजिए। किसी भी बीमारी से डरिए मत। हर बीमारी का
इलाज वो अवेलेबल है। आप अपने चिकित्सकों पे पूरा भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। साथ ही अपना खान पान, खास करके मैं युवाओं को संदेश देना चाहूंगा कि अपना खान पान एकदम नियमित रखिए। कई बच्चे रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे सोते हैं और सुबह 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे जगते हैं, ये गलत है। आप अपना जो ये दिन रात का दिनचर्या है उसको प्रॉपर मेंटेन रखें, डाइट का प्रॉपर ध्यान रखें, योग प्राणायाम करें और होम्योपैथी को अपनाएं। होम्योपैथी पूरी तरह से हानि रहित चिकित्सा प्रणाली है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। हर वर्ग के लिए, हर आयु के लिए होम्योपैथी प्रभावी है। आपको यदि शुगर है तो भी आप होम्योपैथी ले सकते हैं। उस कंडीशन में हम लोग उनको डिस्टिल वाटर में दवाई बना करके देते हैं, तो शुगर रहते हुए भी आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मुझे लगता है योग, प्राणायाम, ध्यान और होम्योपैथी के साथ साथ अगर हम अपने आत्मबल को बेहतर रखेंगे तो बीमारी पर जीत अवश्य हासिल कर सकेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। दर्शकों, डॉक्टर द्विवेदी जी ने हमें बताया कि हम होम्योपैथी द्वारा किस तरीके से छोटी से लेके बड़ी से बड़ी असाध्य बीमारी का इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। थैंक यू, धन्यवाद।